प्रोविजन फॉर 97th अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन। तो इसको समझने से पहले ना हमें तो 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये क्या चीज है, और 97th अमेंडमेंट के आने से पहले क्या चीज थी, और 97th अमेंडमेंट के आने के बाद चीजें कैसे चेंज हो गई, और अब इन चेंज के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से प्रोविजंस को खत्म किया है और उनको खत्म करने के लिए उसने क्या क्या रीजंस दिए हैं। तो ये पहले अपने काम की चीज है। पहले हम ये देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई अल्टीमेटली जो 97th अमेंडमेंट 2011 में कुछ प्रोविजंस हैं विच आर रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसके अंडर, इस अमेंडमेंट के अंडर वी हैव इंक्लूडेड द पार्ट 9th B। पार्ट 9 में है आपके पंचायत, पार्ट 9A में है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, और पार्ट 9B में है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 वाज 73rd अमेंडमेंट, पार्ट 9A वाज 74th अमेंडमेंट एंड पार्ट 9B वाज 97th अमेंडमेंट। ये हमें ध्यान रखना है, पहली बात तो ये। चलो अगर हम देखें कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी कंपनी टाइप जो ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश की गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मानते हैं कि भाई 10 फार्मर्स हैं, हर एक फार्मर के पास, किसी के पास 0.75 हेक्टेयर है, किसी के पास 1 हेक्टेयर है, किसी के पास 0.25 हेक्टेयर है, मतलब ज़मीन काफ़ी कम है, सिर्फ अपने गुजारे के लिए ही वो खेती करते हैं, और मतलब उनके पास बेचने के लिए सामान कम है, लेकिन अपने घर गुजारे के लिए वो खेती करके गुजारा कर लेते हैं। तो एक तो ये 10 फार्मर अलग अलग बार जाएं किसी दुकान वाले के पास कि भाई मुझे नीम फर्टिलाइज़र दे दो, मेरे को ये वाला पेस्टिसाइड दे दो, और एक ये पूरे 10 फार्मर मिलकर जाएं कि भाई हमें इतने कट्टे फर्टिलाइज़र चाहिए। तो एक तो इनको खर्चा कम पड़ेगा क्योंकि इकट्ठी चीज़ें खरीद रहे हैं, बल्क में खरीद रहे हैं, साथ में एक तो प्रॉफिट के साथ साथ दे विल हैव मोर बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर का मतलब होता है कि भाई जहां पर आपके हिसाब से काम हो रहा है, ना कि किसी और के हिसाब से काम हो रहा है। तो एक सोसाइटीज ऐसी क्रिएट कर ली जाती हैं कि भाई ये 10 फार्मर्स ने मिलके एक सोसाइटी बना ली और इन्होंने अपने में से ही एक पर्सन को इलेक्ट कर लिया कि भाई आप आज से हमारे मैनेजर हो, और क्योंकि आप पढ़े लिखे हो या फिर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो हम आपको चूज़ करते हैं, और जो भी डिसीजन होगा रिगार्डिंग अस, जो हम 10 फार्मर्स हैं, ये डिसीजन आप लोगे, बट दैट डिसीजन वुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंसस। जो रिसर्च वगैरह करोगे वो आप करोगे, आप आइडियाज़ हमें दोगे, एंड अल्टीमेटली हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे। तो अब इससे होगा क्या, एक तो इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, इनका प्रॉफिट बढ़ गया, साथ में क्या पता मिलकर ये जैसे 0.75 हेक्टेयर किसी एक की है, 0.25 हेक्टेयर किसी की है, बट टोटल मिलाकर अब 10 हेक्टेयर ज़मीन है। इस 10 हेक्टेयर में मान लेते हैं कि भाई 4 हेक्टेयर में इन लोगों ने अपने खाने के लिए क्रॉप्स लगाई, और बाकी 6 हेक्टेयर्स में इन लोगों ने जो कैश क्रॉप्स हैं वो लगा दी। तो अब इनकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो गई यहाँ से, और जो इनका और प्रॉफिट है, जो इनकम है इनकी इंक्रीज हुई, दैट वुड बी फ्रॉम दीज 6 हेक्टेयर, है ना। तो एक तरीके से इनकी भले के लिए काम हो रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम इनको बोलते हैं कि भाई इन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिलकर बना ली। अब किसी भी 10 पर्सन ने मिलकर एक पर्सन को इलेक्ट कर लिया था, बट क्या पता वो सारे के सारे पैसे लेकर भाग जाए, है ना, कि भाई उसने कोई ऐसी स्कीम लगाई कि किसी और के साथ मिलकर उन्होंने इनका नुकसान करवा के सिर्फ अपना फ़ायदा देख लिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई कुछ ना कुछ कम से कम रूल्स तो होने चाहिए ना, कि भाई किस बेसिस पर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चला रहे हो। तो ये जो रूल्स थे वो पहले इंक्लूडेड थे अंडर दी 32nd एंट्री ऑफ स्टेट लिस्ट। हमें पता है ना कि जो 7th शेड्यूल है उसमें आपके 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे आपके स्टेट लिस्ट में अंडर एंट्री 32 कि स्टेट गवर्नमेंट्स हर तरीके के रूल्स बनाएंगी रिगार्डिंग दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हैं।
पहली बात तो देयर इज अ मैंडेटरी थिंग टू गेट रजिस्टर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो रूल्स बनेंगे दैट वुड बी बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये तो है आपका कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किस तरीके से ये काम करते हैं। अब देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हमने जो 10 एग्जाम्पल लिए 10 फार्मर्स का, ये 10 फार्मर्स इसके सारे के सारे ओनर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई एक ओनर है और बाकी सब लेबर की तरह काम कर रहे हैं। 10 फार्मर है, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेयर ऑफ लैंड इनका वोटिंग राइट्स है, इनके बेसिकली इनका कंसेंसस माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एवरीबडी इज एन ओनर, हर किसी को ओनर है, उनके शेयर्स हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट वुड बी ऑन द कंसेंसस ऑफ दीज फार्मर्स। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में हो सकती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोई, जैसे हम अमूल का एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल बिगेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो सोसाइटीज़ हैं ये वाली, एक तो ये बनाई क्यों जाती हैं, और साथ में 97th अमेंडमेंट से पहले क्या चीज़ें थी, दे वर इंक्लूडेड अंडर द 32 एंट्री ऑफ स्टेट लिस्ट। State government has all the powers to make the rules and regulations regarding these societies. But फिर 97th अमेंडमेंट लेकर आई सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको लेकर आने का बेसिक मकसद ये था कि भाई जो अल्टीमेटली सभी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इन सब ने अलग अलग रूल्स बनाए हुए हैं, तो देयर इज नो कॉमन एंड यूनिफॉर्म रूल्स रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कई बार क्या है, ये सोसाइटीज में कुछ हल्की सी प्रोफेशनलिज्म की कमी भी है, और क्योंकि रेगुलेशंस की भी कमी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत प्रोएक्टिवली इनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रही हैं। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 97th अमेंडमेंट पास किया, जिसके तहत एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव द यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई, बट कुछ चीज़ें बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दी गई कि भाई आपको अगर रूल्स बनाने हैं तो यू शुड बी विद इन द प्रोविजंस ऑफ 97th अमेंडमेंट, है ना। तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिसीजन गया कि भाई जब 32 एंट्री स्टेट लिस्ट के अंडर सभी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, तो फिर आपने एक तो ये अमेंडमेंट पास किया क्यों, और साथ में अगर पास किया भी है तो यू शुड हैव सम रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। जैसे हमें पता है कि अंडर आर्टिकल 368 देयर आर 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स। एक के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है इनटू द पार्लियामेंट, बट स्टेट की रैटिफिकेशन नहीं अलाउड होती, जरूरत ही नहीं होती। दूसरा है आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है by the parliament, but there is no ratification required by the states. But थर्ड होता है जब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है और साथ में रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए होता है। और ये अमेंडमेंट वो वाली होती हैं जिनमें आप जब अमेंडमेंट किसी ऐसी चीज़ पर करते हो जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर को हल्का सा चेंज करेगी। और यहाँ पर तो आपने पूरी की पूरी जो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जो थी, आपने सारी ही उनसे ले ली। अगर सारी नहीं भी ली तो कुछ ना कुछ तो ले ली। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि भाई आपने इस 368 आर्टिकल के अंदर इस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट को नहीं ध्यान में रखा, इसीलिए हम लोग जो ये पार्ट 9B है उसके कुछ प्रोविजंस को हटाते हैं। एंड नाउ कुछ प्रोविजंस हैं 9th B पार्ट के जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं, है ना। चलो, तो ये तो हो गया आपका हल्की सी थोड़ी सी स्टोरी टाइप सी कि भाई क्या सोसाइटीज़ होती हैं, 97 से पहले क्या था, 97 के बाद क्या आया, एंड सो ऑन। तो क्रक्स आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स होंगी अभी हम लोग करते हैं, बस 1 मिनट दो। चलो, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव? इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो ये कहता है कि भाई इट इज एन ऑटोनमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस
यूनाइटेड वॉलेंटरीली, यूनाइटेड हो चुके हैं वॉलेंटरीली, खुद की मर्जी से, किसी के कहने पे नहीं गए, खुद की मर्जी हुई तब करा है इन्होंने। टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशन थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। जॉइंटली ओन्ड का मतलब है एवरी पर्सन जो कोऑपरेटिव का मेंबर है वो उसका ओनर भी है। एंड द डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब है जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस बाय एवरी मेंबर। तो इसीलिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोग अपने मतलब से आते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट तरीके की चीज़ें अपनाते हैं। तो ये डेफिनेशन है अंडर दिस ILO, जिसमें कई सारी सोसाइटीज़ हो सकती हैं आपकी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये डिफरेंट हैं। ये आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं डिटेल में। बाकी जो फार्मर वाला एग्जाम्पल है आप उससे इस टॉपिक को समझ सकते हैं। क्लियर है? बस एक ध्यान रख लेना, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती है, बस हल्का सा उनका जो एक ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। चलो, अभी रिसेंटली देयर इज़ अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। अभी जो रिसेंटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट को हम लोगों ने एक्सपैंड किया है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी इंक्लूड की गई है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन स्पेसिफिकली क्या देखेगी कि जो रूल्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बनाए गए थे क्या उनको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो एक फुल प्रूफ, एक मतलब इंटीग्रेटेड रोल दे दिया गया है टू दिस मिनिस्ट्री। तो देखते हैं कि भाई अल्टीमेटली इसका काम क्या होगा और किस तरीके से ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी, रेगुलेट करेगी। स्टेट्स ये भी डर रहे हैं कि भाई आफ्टर हैविंग दिस मिनिस्ट्री थोड़ी और जो पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी थी, उसके अलावा भी कुछ और पावर्स वो स्टेट गवर्नमेंट से ले लेगी, ताकि मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग की जा सके, रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग की जा सके। इस चीज़ को आधार बनाते हुए द पावर्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी एक चीज़ है। चलो, इशू हम यही देखेंगे कि भाई क्या चीज़ था। पहली बात तो द अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इसलिए इसको स्ट्रक डाउन किया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जब ये केस लड़ रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि 97 अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने का या लेकर आने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि भाई द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू इंजेक्ट प्रोफेशनलिज्म एंड ऑटोनॉमी इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटीज़। कि भाई कुछ सोसाइटीज़ हैं जो ढंग से काम नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट बिहेविंग प्रोफेशनली, तो अब उनके लिए रूल्स हम लोगों ने लिख दिए हैं और इन्हीं रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो देयर वुड बी सम फीलिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म वुड कम इनटू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये चीज़ उसने बोली। Lack of accountability by the members has led to poor services and low productivity. जब मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि भाई आप सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर अल्टीमेटली जो सर्विसेज हैं उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और जो बाकी कंपटीशन में आपके हैं वो आपकी जगह ले लेते हैं। तो इसीलिए एक सोसाइटी किसी और सोसाइटी से रिप्लेस ना की जा सके, दोनों ही हारमोनियस तरीके से एग्जिस्ट करती रहें, इस सब चीज़ को इंश्योर करने के लिए वी हैव ड्राफ्टेड द 97th अमेंडमेंट। एंड लास्ट, इवन इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड ऑन टाइम। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि एवरी सोसाइटी हैव द मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स, तो वो इलेक्शन भी टाइम पर नहीं होते थे। एक बार जो पर्सन लग गया उसी को लगा के रखते थे। अब सोसाइटीज़ धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, उनका थोड़ा सा काम बढ़ रहा है, तो वही मेंबर हैं जो डायरेक्टर्स बने हुए हैं, तो देयर कैन बी सम नेक्सस बिटवीन द एनी पार्टी टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो फिर हल्का सा करप्शन वाला जो चार्जेस थे वो भी इंक्लूड होने शुरू हो गए थे। इसीलिए इन्होंने 97th अमेंडमेंट पास किया ताकि इट शुड एस्टैब्लिश्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। क्लियर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हमारा तो मकसद ये था टू हैव द ड्राफ्ट ऑफ 97th अमेंडमेंट 2011।
तो ये सब सुनने के बाद कि भाई आपने रेटिफाई नहीं करवाया इस अमेंडमेंट को, सरकार ने ये चीज़ें बोली, इन सब को सुनने के बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वी आर स्ट्रकिंग डाउन दी प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकॉज वी बिलीव इन दी फेडरल सुप्रीमेसी प्रिंसिपल, कि अगर 97th अमेंडमेंट से पहले ही सारी की सारी पावर्स स्टेट्स के पास थी, तो फिर 97th अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स से पावर ले क्यों ली गई? तो जो पहले उनके पास थी उनसे छीनो तो मत ना, कम से कम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो इसीलिए द सुप्रीमेसी ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी एडहेर्ड अपॉन, इसीलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं। और साथ में जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन टॉपिक्स रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली टू देम, कि किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द पावर्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी शुड बी विद इन द स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर हम देखें कि अमेंडमेंट से पहले एज पर दी अमेंडमेंट 97th के बाद किया क्या गया? 97th ने बोल तो सही दिया कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं कि भाई आप इनकॉर्पोरेट कर लो सोसाइटीज़ को, आप रेगुलेट कर लो, आप इनके इलेक्शंस का मैकेनिज्म चूज कर लो, ये सब पावर्स दे देगी स्टेट लेजिस्लेचर को। बट देर आर सम प्रोविजंस जहां पर सेंट्रल की इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है, जैसे अ डेफिनेट रिस्ट्रिक्शन हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच इज 21। कि भाई कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उसके आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करना है, तो आप कर लो, आप उसके इलेक्शंस भी इंश्योर कर लो कि भाई ऐसे ऐसे होंगे, बट इनका जो नंबर होगा दैट शुड नॉट बी मोर देन 21। तो स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं कि भाई जब सारी पावर हमारे पास हैं तो कितने मेंबर होंगे ये भी तो हम डिसाइड करेंगे, आप क्यों बता रहे हो हमें? तो चाहे 21 हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, दैट शुड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सोसाइटी, नॉट ऑन योर विशेज। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन है जिसको खत्म करने की बात की गई बाय द सुप्रीम कोर्ट। And the duration of the term of office of the elected members of the board and its office bearers has been fixed to a 5 years। कि जो भी पर्सन आपने एज अ ऑफिस बेयरर या फिर बोर्ड में इलेक्ट किए हैं मिलके पर्सन्स ने, उनका टेन्योर कैन नॉट बी मोर देन 5 years। तो ये सब भी आप क्यों बता रहे हो हमें? चाहे 5 साल के लिए हो, चाहे 10 साल के लिए हो, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, रिस्पेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसको खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चीज भी सही नहीं है। जैसे और कुछ चीजें हैं, कंडीशंस रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस कैसे होंगे, उनका मैकेनिज्म क्या होगा, कितना टाइम पीरियड होगा ऑफ ऑडिट्स, जो भी अकाउंट्स बुक्स हैं उनकी, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एक्सेट्रा, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय दिस 97th अमेंडमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को हल्का सा रेगुलेट करने के लिए लाए गए थे, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसीलिए अल्टीमेटली कुछ और, जैसे हम इसमें बात करें कि कुछ ऑफेंसेस हैं, कि कुछ नॉर्मल एक्ट्स हैं विच वुड बी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि कोई एक्टिविटी है दैट मे नॉट बी एन ऑफेंस इन द आइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख ही दिया है अंडर दिस अमेंडमेंट कि भाई ये चीज़ ऑफेंस के तौर पे ली जाएगी, तो फिर आपको वो माननी पड़ेगी, बिकॉज यू आर इम्प्लाइंग, यू आर मतलब आपको मैंडेटरी है कि जो भी अमेंडमेंट में चीज़ें लिखी गई हैं आपको माननी ही पड़ेंगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कुछ सेवरल मैंडेट्स ऐसे हैं फ्रॉम विच द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डिविएट फ्रॉम बाय दिस 97th अमेंडमेंट, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर है रिगार्डिंग द रेगुलेशन, मॉनिटरिंग, इनकॉर्पोरेशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ये सब हल्की सी कम हो गई हैं बाय द 97th अमेंडमेंट। और इसीलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्सक्लूसिव पावर दे रहे हैं टू रेगुलेट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली क्रक्स ये निकला है कि द फेडरल सुप्रीमेसी प्रिंसिपल के हिसाब से द रोल ऑफ स्टेट शुड बी मोर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
क्लियर है? तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी आपको। इसमें एक और चीज़ है, अगर आप पार्ट 9th बी देखें ना तो उसमें आपके 243Z आई थिंक आई से लेकर, नहीं जी से लेकर एच है शायद, GHI ना, हाँ एच से लेकर 243ZH से लेकर 243ZS तक जो भी चीज़ें हैं, अब उन सबको इसने स्ट्रक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बट 243ZS के आगे एक और प्रोविजन है जो स्पेसिफिकली किसके लिए है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है ये, कि अगर ऐसी सोसाइटी जहां पर 2 स्टेट्स के लोग आपस में ओनर्स हैं, उस मतलब बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, तो फिर जो रूल्स बनेंगे दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि मल्टी स्टेट हो गया ना, किस स्टेट की मानेंगे, एक कुछ और कह रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है, तो इसकी बजाय आप इस सबको हटाओ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बोल दी आप उसके हिसाब से इस सोसाइटीज़ के जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए रूल्स बना लो। अब इस रूलिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अल्टीमेटली जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि सिंगल स्टेट हैं, अब उन पर एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट का, और जो मल्टी स्टेट वाली सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर पूरा का पूरा रोल है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी की सारी पावर्स आर विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तो ये चीज़ पूरी हो गई है। साथ में इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर लिया है कि भाई पार्ट 9th बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार, पार्ट 9B का सिर्फ वही प्रोविजंस काम करेंगे विच आर रिलेटेड to the multi-state cooperative societies both within the various states and in the union territories। वही यूटी वाला तो हो ही गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं आती, वो तो बात ही अलग हो गई। बट जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पार्ट 9th बी के कुछ प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जाएंगे, बाकी सिंगल स्टेट वाली सोसाइटीज़ को पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ कितने तरीके की होती हैं, सिंगल स्टेट होती हैं, आपकी मल्टी स्टेट होती हैं, किसी भी तरीके की वो हो सकती हैं, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हो सकती हैं, आपको लोन देने के रिगार्डिंग हो सकती हैं, तो इनके टाइप्स हैं कुछ। और साथ में और क्या पहले चीज़ें थी बिफोर दी 97th अमेंडमेंट और उसके बाद चीज़ें कैसे चेंज हुई, ये सब चीज़ें आपको हल्की सी ध्यान में रखनी है टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट, जो भी चीज़ें आप मतलब कहने का ये कि डाउट क्लियर होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के थ्रू हो।